नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं भिलवाड़ा एकेडमी चैनल पर। आज की इस क्लास में अपन क्लास 9 का समकालीन भारत यानी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 भारत का भौतिक स्वरूप पढ़ने वाले हैं। भारत के भौतिक स्वरूप की बात करें तो मुख्य भौगोलिक वितरण की बात करें तो भारत की भौगोलिक आकृतियों को 6 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है? 6 भागों में विभाजित किया गया है। बात करते हैं 6 भाग कौन कौन से है, तो सबसे पहला आएगा हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरा है उत्तरी मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है भारतीय मरुस्थल, पांचवा है तटीय मैदान और छठा है द्वीप समूह। इसको अपन नक्शे की सहायता से एक एक करके समझते हैं। तो आइए मेरे साथ बात करते हैं। पहला हिमालय पर्वत श्रृंखला। तो ये ऊपर वाला जो आपको उत्तरी भाग दिख रहा है, किसी भी नक्शे में मैप में ऊपर उत्तर दिशा होती है और नीचे दक्षिण दिशा होती है। एक एक पॉइंट को आप बारीकी से समझोगे तो आपके लिए ये चीज़ें आसान होती जाएगी। ये जो दिशा है ये दक्षिण दिशा होने वाली है, ऊपर उत्तर दिशा होने वाली है। बात करते हैं इधर अपनी राइट साइड की साइड, तो इधर पूर्व दिशा होगी और इधर कौन सी दिशा होने वाली है? पश्चिम दिशा होने वाली है। दिशाओं का ज्ञान होना आपको अत्यंत आवश्यक होने वाला है इस चैप्टर के साथ साथ। आपको ऊपर उत्तर दिशा होने वाली, नीचे दक्षिण दिशा होने वाली है, राइट साइड पूर्व दिशा और लेफ्ट साइड पश्चिम दिशा आपकी रहने वाली है। बात करते हैं सबसे पहले हिमालय पर्वत श्रृंखला। जो भारत का ऊपरी वाला भाग है वो हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंदर आएगा। ये पूरा एरिया हिमालय पर्वत श्रृंखला होगी। इसके बाद अपन बात करें दूसरा है उत्तरी मैदान। ये बीच वाला एरिया मैदान होने वाला है, जो ऊपर से नदियों के द्वारा जो मिट्टी लाई गई उससे जिस मैदान का निर्माण हुआ, इसे उत्तरी मैदान अपन कहेंगे। इसके बाद अपन बात करते हैं दक्कन का पठार, दक्षिणी पठार। ये सारा जो पठार है इन सबको मिला के नाम दिया गया है प्रायद्वीपीय पठार। इसके बाद बात करते हैं जो थार का मरुस्थल राजस्थान के अंदर गुजरात, ये इसको अपन भारतीय मरुस्थल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? भारतीय मरुस्थल के नाम से। इसके बाद अपन बात करते हैं जहाँ से अपना समुद्र स्टार्ट होता है, इसका जो तट है, ये पूरा तटीय जो भाग है, ये जो तटीय इलाका है पूरा, इसमें कोंकण तट, कन्नड़ तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार तट, अलग अलग नाम से जो तट को जानते हैं। ये एरिया है, इस एरिया को तटीय मैदान के नाम से जानते हैं। इसके बाद अपन को मैं आपको बताऊं तो 2 द्वीप समूह अपने भारत के हैं। एक इस साइड होने वाला अरब सागर में और एक इधर होने वाला बंगाली खाड़ी में। तो ये जो द्वीप समूह है ये छठा पार्ट अपने होने वाला है। एक एक पार्ट को अपन ओपन कर करके अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और एंड तक पूरा चैप्टर समझिएगा। इसी चैनल पे आपको उसके क्वेश्चन आंसर आपके और सब्जेक्ट यदि आपको पढ़ने तो वो भी आपके यहाँ अवेलेबल होने वाले हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हिमालय पर्वत की। हिमालय पर्वत की बात करें तो हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है वो वलित पर्वत श्रृंखला है। कैसी पर्वत श्रृंखला है? वलित पर्वत श्रृंखला, यानी कि ऊंचाई उसकी अब धीरे धीरे क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। बात करें, ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियों में से एक पर्वत श्रेणी है। बात करते हैं अपन आगे, तो ये पर्वत श्रृंखला पश्चिम से पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई है। बात अपन यहाँ करें मैप में, तो जहाँ सिंधु नदी आ रही है, सिंधु नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, वहाँ से ब्रह्मपुत्र का जो प्रवाह क्षेत्र है, इनके बीच में जो पूरा भाग है, इसमें पूरे भाग में कौन सा है? हिमालय पर्वत श्रृंखला रहने वाली है। इस चीज़ को एक एक चीज़ को समझिएगा। इसके बाद अपन बात करें हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर है। हिमालय की क्या है? कुछ ऊंचे शिखर इंपॉर्टेंट रहने वाले वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे ऊंची चोटी पूछे आपसे तो माउंट एवरेस्ट रहने वाला है। यानी कि हिमालय पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर पूछे तो कौन सा रहने वाला है? माउंट एवरेस्ट। जो किस देश में है? तो नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में। उसकी ऊंचाई पूछे तो ऊंचाई कितनी रहने वाली है? 8,848 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 8,848 8,848 मीटर की ऊंचाई पे क्या है? माउंट एवरेस्ट। कौन से देश में है? नेपाल में। वहीं बात करें हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजुंगा होने वाली है, जो 8,598 8,598 मीटर इसकी ऊंचाई रहने वाली है। बात करूँ मैं मकालू की, मकालू नेपाल में 8,481 मीटर, धौलागिरी नेपाल में 8,172 मीटर, नंगा पर्वत भारत में 8,126 मीटर। इसमें इम्पोर्टेंट ये आपके 5 जो बड़े बड़े शिखर थे, महत्वपूर्ण शिखर, इनको अपन इसमें कंप्लीट करते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं हिमालय की जो पर्वत श्रृंखला है, इसको अपन आगे
पढ़ते हैं तो अपन देखेंगे कि हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है इसकी लंबाई की बात करें तो 2400 किलोमीटर के अंदर है। 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है और अर्धवर्त का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? अर्धवर्त का, अर्धगोले का निर्माण करती है। चौड़ाई की बात करूँ तो मैं कश्मीर में ही 400 किलोमीटर चौड़ी है। अपन इसकी चौड़ाई की बात करें तो कितने किलोमीटर है? 400 किलोमीटर चौड़ी रहने वाली है। 400 किलोमीटर चौड़ी कश्मीर में। लेकिन जब इधर कश्मीर से स्टार्ट होगी, जब अरुणाचल प्रदेश की साइड जाएगी तो यहाँ तो 400 किलोमीटर की चौड़ी आ रही थी, लेकिन यहाँ जाते जाते सकड़ी होते होते यहाँ पे जो इसका एरिया रहने वाला है, ये वाला एरिया, ये इसका एरिया रहने वाला है 150 किलोमीटर। कितना रहने वाला है? 150 किलोमीटर की चौड़ाई रहने वाली है। इसके बाद मैं आपसे बात करूं तो हिमालय पर्वत श्रृंखला को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। तीनों भागों को आपको एक एक को पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप ये नोट्स कवर कर लोगे तो आपको क्वेश्चन आंसर अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं रहने वाली है, अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं रहने वाली। एक एक पॉइंट को मैं आपको यहाँ क्लियर करवाने वाला हूँ। उत्तर से दक्षिण के क्रम में इसको अपन विभाजित कर रहे हैं। उत्तर से दक्षिण के क्रम में तो उत्तरी उत्तर सबसे ऊपर वाला भाग कौन सा रहने वाला है? महान या आंतरिक हिमालय। कौन सा रहने वाला है? महान या आंतरिक हिमालय। उसे हम हिमाद्री के नाम से जानते हैं। दूसरा भाग की बात करें तो हिमाचल या निम्न हिमालय, जो बीच वाला भाग है उसे हम हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानते हैं। जो तीसरा वाला भाग है, जो नीचे नीचे वाला भाग, उसे हम शिवालिक के नाम से जानते हैं। बात करते हैं सबसे पहले भाग की, तो महान या आंतरिक हिमालय जिसे हिमाद्री कहते हैं उसके बारे की बात कर रहे हैं। तो हिमालय का सबसे उत्तरी भाग रहने वाला है। हिमालय का सबसे उत्तरी भाग क्या कहलाएगा? महान या आंतरिक हिमालय। सबसे अधिक सतत श्रृंखला। सतत श्रृंखला क्या होती है? यानी कि सतत श्रृंखला का मतलब कि जो पर्वत है वो क्या है? कंटिन्यू बने हुए। ऐसे पर्वत श्रृंखला क्या है? ऐसे कंटिन्यू, सतत है, कंटिन्यू पर्वत, कोई बीच में से गैप नहीं है, कंटिन्यू पर्वत है। तो ये क्या हो जाएगी? इस श्रृंखला को क्या बोलेंगे? सतत श्रृंखला। 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर है। सबसे ऊंचे शिखर की बात करें तो महान या आंतरिक हिमालय में रहने वाले हैं, जो 6000 मीटर की औसत ऊंचाई से वाले सर्वाधिक शिखर इसमें आने वाले हैं। इसका जो इस भाग का जो क्रोड होता है वो किसका बना होता है? ग्रेनाइट का बना होता है। क्रोड कैसे बनता है? जैसे ये कोई भी पृथ्वी हो गई, पृथ्वी का जो अपन, ये तो ऊपर वाला भाग हो गया, जिसका अंदर वाले भाग की बात करते हैं अपन, तो ये भाग किसका बना है? तो ये क्रोड बनता है, यहाँ पे क्रोड आता है। पृथ्वी का अपन जो एरिया देखते हैं ना अंदर का, तो वो किसका बना होता है? तो यहाँ पे जब अपन बात करें यहाँ किसका बना है, तो ग्रेनाइट का बना हुआ। किसका बना हुआ? इसका क्रोड किसका बना हुआ? ग्रेनाइट का बना हुआ। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। अब मेरी बात सुनिए, यदि ये ऊपर ही ऊपर है हिमालय में तो वहाँ बर्फ गिरेगी, तो ये हमेशा किससे ढकी रहेगी? बर्फ से ढकी रहेगी। बात करता हूँ आगे हिमाचल या निम्न हिमालय की। हिमाचल या निम्न हिमालय की आप साथ का साथ स्क्रीनशॉट लेते रहना। आप अपनी कॉपी में इसको हैंड रिटन नोट्स नोट कर सकते हो, ठीक है। बात कराएगी हिमाचल या निम्न हिमालय की, तो इन श्रृंखलाओं का निर्माण अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ। इनका निर्माण कैसे हुआ? अत्यधिक जो संपीड़ित हुई है, जो परिवर्तन हुए, परिवर्तित शैलों से इसका निर्माण हुआ है हिमाचल या निम्न हिमालय का। इसकी ऊंचाई की बात करूं तो जहां अपन फर्स्ट वाले की बात करते हैं महान या आंतरिक हिमालय, उसकी ऊंचाई रही थी 6000 मीटर। वहीं इसकी ऊंचाई कितनी हो गई? 3700 से 4500 मीटर के बीच, यानी कि उससे कम हुई है। इसकी चौड़ाई की बात करूं तो इसकी औसत चौड़ाई होने वाली है 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर के दायरे की चौड़ाई के अंदर अंदर इसका हिमाचल या निम्न हिमालय का भाग रहने वाला है। अपन बात करते हैं जो निम्न हिमालय या हिमाचल बीच वाला, इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं और घाटियां दे रखी है। आपकी बुक का एक एक पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट करके लिए इससे बाहर एक भी पॉइंट नहीं रहने वाला है। बात करते हैं पीर पंजाल श्रृंखला, जो सबसे लंबी व सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। कौन सी श्रृंखला? पीर पंजाल श्रृंखला। यदि क्वेश्चन उठता है पीर पंजाल श्रृंखला हिमालय की किस भाग में स्थित है, तो हिमाचल या निम्न हिमालय, यानी कि सेकंड नंबर वाला। पहला रहने वाला है आपका आंतरिक हिमालय और दूसरा वाला है आपका हिमाचल या निम्न हिमालय। तो जो पीर पंजाल श्रृंखला है वो निम्न हिमालय में आने वाली है। इसके बाद बात करूँ धौलाधर महाभारत श्रृंखला, ये भी हिमाचल या निम्न हिमालय में रहने वाली है। कश्मीर की घाटी भी हिमाचल या निम्न हिमालय में। हिमाचल के कांगड़ा व कुल्लू की घाटियाँ भी कहाँ हैं, तो हिमाचल या निम्न हिमालय में आने वाली है। इसके बाद अपन बात करते हैं, तीसरा पार्ट इसका है शिवालिक। कौन सा है? शिवालिक। तो शिवालिक की अपन बात करें, शिवालिक की चौड़ाई की बात करें तो 10 से 50 किलोमीटर, यानी कि चौड़ाई भी कम होती जा रही है, ऊंचाई भी कम होती जा रही है, ठीक है। अभी तीसरा पार्ट है शिवालिक, जो हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला है। ऊपर से स्टार्ट कर रहे थे, पहला भाग, दूसरा भाग, अब तीसरा भाग पढ़ रहे शिवालिक।
ये श्रृंखलाएं नदियों द्वारा लाई गई संपीड़ित अवसादों से बनी है। यानी कि जो ऊपर से जो बारिश होती है, जब बर्फ़ पिघलती है तो पानी आता है, तो उसके साथ साथ जो मिट्टियाँ लाई गई है, संपीड़ित अवसाद लाए गए हैं, उससे इसका निर्माण हुआ है। हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। जब दूसरा वाला पार्ट की बात करें तो जो हिमाचल था और लास्ट वाला क्या है, शिवालिक, इन दोनों के बीच में जो घाटियाँ हैं उसको किसी नाम से जाना जाता है, तो उसे दून के नाम से जाना जाता है। और दून किसे कहते हैं, घाटी को कहते हैं। दून किसे कहते हैं, घाटी को कहते हैं। जैसे प्रसिद्ध जो जगह है दून है, देहरादून नाम सुना होगा, कोटली दून, पाटली दून, ये क्या घाटियों के नाम पे शहरों के नाम पड़े हुए हैं, देहरादून। ठीक है, हिमालय का उत्तर से दक्षिण के क्रम में अपन 3 भागों में बांट दिया। अब अपन पढ़ेंगे पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर क्षेत्र में जो विभाजन कर रखा है उसको पढ़ेंगे। तो इम्पोर्टेंट 2 नाम ही हैं, ज़्यादा 2 मिनट लगेंगे। पंजाब हिमालय, जो सतलुज व सिंधु के बीच स्थित हिमालय का भाग है। सतलुज नदी व सिंधु नदी के जो बीच का हिमालय का जो भाग है उसे पंजाब हिमालय कहा गया। और बात करते हैं कुमाऊं हिमालय, जो सतलुज तथा काली नदियों के बीच का हिमालय का भाग है। देखो, सतलुज नदी और सिंधु नदी के बीच के भाग को तो इन्होंने पंजाब हिमालय कह दिया, लेकिन जो सतलुज और काली नदियों के बीच का भाग है उससे कौन सा हिमालय कहा, कुमाऊं हिमालय कह दिया। आगे बात करें पूर्वांचल या पूर्वी पर्वत श्रृंखला। पूर्वांचल या पूर्वी पर्वत श्रृंखला में जो शामिल पहाड़ियाँ हैं उनके नाम देखिए, पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर। यदि आपसे पूछे कि जो पहाड़ियाँ हैं पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर, वो कौन सी पर्वत श्रृंखला में है, तो पूर्वांचल या पूर्वी पर्वत श्रृंखला में रहने वाली है। या क्वेश्चन उल्टा पूछ सकता है, पूर्वांचल या पूर्वी पर्वत श्रृंखला में कौन कौन सी पहाड़ियाँ शामिल है, तो पटकाई, नागा, मिजो और मणिपुर रहने वाली है। इसी के साथ अपना हिमालय वाला पार्ट कंप्लीट होता है और अपन दूसरे मैदान यानी दूसरे पार्ट में चलते हैं, वो है अपना उत्तरी मैदान। ठीक है, बात करते हैं उत्तरी मैदान की। तो उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों से बना है। जो उत्तरी मैदान है, उत्तरी मैदान जो हिमालय की प्रमुख नदियां हैं सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, और उसकी सहायक नदियों से क्या बना है, उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है। जलोढ़ मृदा से बना मैदान, जब बारिश होगी, जब बर्फ पिघलेगी तो ऊपर जब पर्वतों से मिट्टी आएगी तो जो कौन सी मिट्टी रहेगी, जलोढ़ मृदा से इसका निर्माण होने वाला है, मैदान बन जाएगा। निर्माण की बात करें तो लाखों वर्षों में हिमालय की गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ और इससे किसका निर्माण हुआ, उत्तरी मैदानों का। जब हिमालय की बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के पर बर्फ के पिघलने के साथ साथ जब नदियों जब आती है तो उसे अपने साथ बहुत सारी हिमालय की गिरिपाद लेके आती है, जब मिट्टियाँ लेके आती है बड़े बड़े बेसिन से, जो मिट्टियाँ लेके आती है बारीक बारीक, उससे इनका क्या हुआ, उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ। जब मिट्टी बारिश के साथ आएगी तो जो मिट्टी रहने वाली है वो सबसे अधिक उपजाऊ यदि क्षेत्र पूछे तो उत्तरी मैदान रहने वाला है। यदि अपने क्षेत्र पड़े हैं, इन 6 क्षेत्र में सबसे उपजाऊ क्षेत्र पूछे तो कौन सा रहने वाला है, उत्तरी मैदान रहने वाला है। बात करें इसका विस्तार तो 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर की जगह में ये अपना क्षेत्रफल रखता है उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान के आगे की चर्चा अपन करते हैं तो उत्तरी मैदान की लगभग लंबाई पूछे तो लगभग 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई रहने वाली है। 2400 किलोमीटर की क्या रहने वाली है, लंबाई। यदि अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भिलवाड़ा एकेडमी को, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और 9th क्लास के साथ साथ अपन 7th और 8th क्लास का सिलेबस भी पूरा अपन यूट्यूब पे डालने वाले हैं, तो अधिक से अधिक चैनल को शेयर भी कर दीजिए। बात करते हैं उत्तरी मैदान की चौड़ाई की, तो 240 से 320 किलोमीटर, 240 किलोमीटर से 320 किलोमीटर की चौड़ाई रहने वाली है। सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला क्षेत्र कहाँ रहने वाला, सघन जनसंख्या यानी कि कम इलाके में बहुत ज़्यादा लोग रहने वाला जो एरिया रहने वाला है, सघन जनसंख्या। क्योंकि यहाँ की पानी की उपलब्धता यहाँ पे है, यहाँ पे कृषि बहुत अच्छी है, उपजाऊ भूमि है, ज़मीन अच्छी है, तो यहाँ स्वाभाविक चीज़ है कि यहाँ पे सघन जनसंख्या होना स्वाभाविक है। पर्याप्त पानी की उपलब्धता, अनुकूल जलवायु रहने वाली है। कृषि की दृष्टि से अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र पूछे तो कौन सा रहने वाला है, उत्तरी मैदान रहने वाला है। उत्तरी मैदान का वर्गीकरण नदियों के क्रम में किया गया है, सिंधु नदी का क्रम, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तीनों में इसका क्या कर गया है, बंटवारा कर रखा है, यानी कि इसका वर्गीकरण कर रखा है। बात करते हैं शब्दावली, यदि आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हैं तो इसमें एक आता है दोआब, दो नदियों के बीच के भाग को क्या कहते हैं, दोआब। वहीं बात करते हैं पंजाब, 5 नदियों या 5 पानी के समूह वाला 5 नदियों वाला स्थान क्या कहलाएगा, पंजाब कहलाएगा। बात करते हैं सिंधु, इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में है। जो सिंधु का जो भाग है कौन सा ज़्यादा अधिकतर मैदान कहाँ है,
पाकिस्तान में। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ झेलम, चेनाब, रावी, व्यास तथा सतलुज हिमालय से निकलती हैं। इस भाग में दोआबों की संख्या बहुत अधिक है। दो नदियों के बीच का जो भाग है वो सबसे ज़्यादा भाग कहाँ रहने वाला है, सिंधु में रहने वाला है। बात करते हैं इसके बाद गंगा की। तो गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच रहने वाला है। गंगा और तीस्ता जो नदियाँ उनके बीच वाला भाग कहाँ है, गंगा का मैदान का विस्तार कहलाता है। गंगा का विस्तार उत्तरी भारत के राज्यों, उत्तरी भारत के जो राज्य कौन कौन से हैं, तो बात करें हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में गंगा का जो विस्तार है वो रहने वाला है। इसके बाद अपन बात करें ब्रह्मपुत्र की, तो ब्रह्मपुत्र का विस्तार असम में है और यह गंगा के मैदान के पश्चिम में स्थित है। गंगा के मैदान में कहाँ स्थित है, पश्चिम में स्थित है। आकृति के आधार पर उत्तरी मैदानों का वर्गीकरण अलग तरीके से किया गया है। उत्तरी मैदानों का वर्गीकरण भी दो तरीके से किया गया है, एक नदियों के क्रम में किया गया है और एक उनके स्थानों के क्रम में किया गया है। नदियों के क्रम में अपन ने बात की थी अभी, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के क्रम में। और अपन बात करें आकृति के आधार पर तो भाबर, तराई, भांगर और खादर, ये चारों आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जिसमें भाबर, भांगर और खादर और तराई, चारों में से भाबर और खादर में अंतर आपसे अनेक बार पूछा जाता है। बात करते हैं अपन आगे, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं भाबर क्या होता है। भाबर क्या होता है, नदियाँ पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती है। इसे भाबर के नाम से जाना जाता है। नदियाँ पर्वतों से नीचे उतरी, शिवालिक की ढाल है, जब हिमालय की जो शिवालिक की ढाल है, हिमालय का जो तीसरा पार्ट है शिवालिक, उसकी ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी है, उसमें गुटिका का यानी कि दिखती नहीं है, नीचे से निकलती है। जो पहाड़ी इलाका है वहाँ से नीचे से निकलती है और गुटिका का निक्षेपण करती है, उसे भाबर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भाबर कंप्लीट समझ में आ गया होगा। पर्वतों से नदियाँ नीचे उतरती है, शिवालिक की ढाल आती है, हिमालय का जो तीसरा भाग है वो कौन सा है, शिवालिक, उसकी ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर जो चौड़ी पट्टी है उसमें किसका निक्षेपण करती है, गुटिका का निक्षेपण करती है और उसे किस नाम से जाना जाता है, भाबर। बात करते हैं अपन तराई की। तराई क्या होता है कि नदियाँ नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है। नदियाँ किसका निर्माण करेगी, नम तथा दलदली क्षेत्र का, उसे क्या कहेंगे, तराई कहेंगे। जब नदियों का पानी परमानेंट एक जगह भरा रहेगा, आगे से आगे बढ़ता रहेगा, कंटिन्यू नदियाँ 12 माह से नदियाँ जब चलती रहेगी तो वो क्षेत्र कैसा हो जाएगा, नम और दलदला हो जाएगा, तो उसी क्षेत्र को अपन क्या कहेंगे, तराई कहेंगे। बात करते हैं भांगर की, तो पुराने जलोढ़ मिट्टी के मैदान को भांगर कहते हैं। जो पुराने जलोढ़ मिट्टी के मैदान है उसको क्या कहेंगे, भांगर कहेंगे। इसके बारे में अधिक जानकारी देखते हैं। ये नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित होते हैं, यानी कि जो नदियाँ हैं उसके जो बाढ़ आता है उस क्षेत्र के कहाँ ऊपर स्थित होते हैं, इसलिए यहाँ बाढ़ के समय नदी का जल नहीं पहुँच पाता। इस भाग को क्या कहते हैं, भांगर के नाम से जाना जाता है। यदि आपको एक लाइन में परिभाषा चाहिए तो यह यहाँ तक हो जाएगी, पुराने जलोढ़ मिट्टी के मैदान को क्या कहते हैं, भांगर कहते हैं। बात करते हैं खादर की, तो खादर की मैं बात करूं तो नवीन जलोढ़ मिट्टी के मैदान को क्या कहते हैं, खादर। नवीन जलोढ़ मिट्टी खादर, पुराने जलोढ़ मिट्टी भांगर रहने वाला है। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। जब यदि पानी अभी आया है तो ये उपजाऊ होने वाले रहेंगे, ये उपजाऊ नहीं होंगे, तो दोनों में ज़्यादा उपजाऊ कौन है, खादर रहने वाले। नवीन जलोढ़ कौन होगा, खादर होगा। दोनों में अंतर अपन यही कर सकते हैं, भांगर और खादर में। नवीन जलोढ़ खादर कहलाएगा, पुराना जलोढ़ भांगर कहलाएगा। ये बाढ़ वाले क्षेत्रों में होता है, ये बाढ़ वाले क्षेत्रों के ऊपर स्थित होता है। इसकी बात करते हैं, ये उपजाऊ होता है, ये अनुपजाऊ होता है। ये अभी नवीन होता है, युवा निक्षेपों को कहते हैं, ये पुराने निक्षेपों को कहते हैं। इसी के साथ अपन बात करते हैं तीसरे भाग की, तो अपना तीसरा भाग रहने वाला है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेयी तथा रूपांतरित शैलों से बना है। जब मैं आपको आकृति के आधार पर यदि मैं आपको बताऊं तो पठार का निर्माण कैसे होता है, देखिए जब अपन बात करते हैं, जब ये ऊंची ऊपर से ये आ रही है चोटियाँ, तो ये तो पर्वत श्रृंखलाएं हो रही है, क्या हो रही है, पर्वत श्रृंखलाएं चल रही है। लेकिन पर्वत श्रृंखलाएं के बाद अपन बात करें, अपन उत्तरी मैदान पढ़ा, तो कोई जो निम्न एरिया है, बराबर का एरिया है, उसे क्या कहेंगे, अपन मैदान कहेंगे। लेकिन मैदान से उठा हुआ भाग, मैदान से क्या हुआ, उठा हुआ भाग हल्का सा और ऊपर इतना एक चोटी पर तो अपन रोक जगह रहती नहीं है, लेकिन जब ये इससे उठा हुआ भाग होता है, पूरा भाग उठा हुआ है पृथ्वी से, इस मैदानी वाले भाग से, जब उसकी ऊंचाई इस प्रकार है तो ये देखिए एक मेज की आकृति के समान हुआ या नहीं हुआ, इससे अपन क्या नाम देंगे,
पठार, इसे हम क्या कह सकते हैं, मैदान, ठीक है। और इससे अपन क्या कह सकते हैं, पर्वत श्रृंखलाएं, क्या कह सकते हैं, पर्वत श्रृंखलाएं या चोटियां या पहाड़ी इलाका ना, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये क्या रहने वाला है, पठार। अपन बात कर रहे हैं प्रायद्वीपीय पठार की, तो प्रायद्वीपीय पठार की अपन बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है। अभी मैंने आपको बताया जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है, जो भूमि के जो क्रिस्टलीय और आग्नेय जो रूपांतरित हुआ है उसके शैलों से ये बना हुआ है। इसको भी मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, एक तो मध्य उच्च भूमि में और दक्कन का पठार में इसे विभाजित किया गया है। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे मध्य उच्च भूमि, उसके बाद अपन पढ़ेंगे दक्कन का पठार। बात करते हैं मध्य उच्च भूमि। मध्य उच्च भूमि की मैं बात करूं तो नर्मदा नदी के उत्तर में, नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के भागों पर फैला हुआ है उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। यानी कि मालवा के पठार का जो अधिकतर भागों पर फैला है उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। और मध्य उच्च भूमि के जो प्रायद्वीपीय पठार में या मध्य उच्च भूमि में कौन कौन सी नदियाँ बहती है, तो चंबल, सिंध, बेतवा और केन, चंबल, सिंध, बेतवा और केन नदियाँ रहने वाली है। इसके बाद मध्य उच्च भूमि को थोड़ा डिटेल से पढ़ूँ तो आगे अपन देखेंगे कि मध्य उच्च भूमि में पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण होता है। पश्चिम में चौड़ी यानी कि जब पश्चिम वाला एरिया, ये वाला एरिया है, ये तो चौड़ा आएगा, लेकिन जैसे जैसे पूर्व में जाएगा तो क्या हो जाएगा, संकीर्ण यानी कि सकड़ा होता चला जाएगा। स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। मध्य उच्च भूमि को स्थानीय भाषा में या स्थानीय रूप में किस नाम से जाना जाता है, तो बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं आगे, दूसरा भाग कौन सा था अपना, प्रायद्वीपीय पठार का दूसरा भाग था दक्कन का पठार। दक्कन का पठार को ही अपन दक्षिण का पठार कहते हैं। एक त्रिभुजाकार भूभाग है, नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। पूर्वी विस्तार में मैकाल, महादेव, कैमूर की पहाड़ी है। यदि बात करें तो इसका आकार कैसा, तो त्रिभुजाकार। किस नदी के दक्षिण में, तो नर्मदा नदी के दक्षिण में। पूर्वी विस्तार की मैं बात करूँ तो मैकाल, महादेव और कैमूर की पहाड़ियाँ इसमें स्थित है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है। इस पठार का एक भाग कहाँ देखते हैं अपन, उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है। इसे स्थानीय रूप से मेघालय, कार्बी एंगलोंग पठार, मेघालय या कार्बी एंगलोंग पठार या उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। उत्तर पूर्व में एक देखा जाता है, उत्तर पूर्व यानी कि जब अपन भारत के नक्शे की अपन जब बात करते हैं, क्या, जब भारत के नक्शे की अपन बात करते हैं, जब भारत के नक्शे की अपन बात करें तो भारत के नक्शे में जब उत्तर तो ऊपर रहने वाला ये उत्तर और ये पूर्व, इस वाले एरिया में, कौन से वाले एरिया में, जब मैदान के बाद ये जो ये एरिया है बीच वाला ये एरिया, इस एरिया में जो देखा जाता है इसकी अपन बात करें तो मेघालय, कार्बी एंगलोंग पठार और उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से इसे जाना जाता है। दक्कन के पठार की तीन महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं रहने वाली है, गौरी, खासी और जयंतियाँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। दक्कन के पठार, दक्षिणी के पठार की तीन महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं कौन सी है, तो गौरी, खासी और जयंतियाँ रहने वाली है। बात करते हैं दक्कन के पठार के ही तहत पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, जो अपने प्रायद्वीपीय पठार के दो भाग है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, इनकी बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। पश्चिमी तट के समानांतर स्थित है। पश्चिमी जो तट है उसके समानांतर को क्या कहेंगे, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। बात करें इसकी औसत ऊंचाई तो 900 से 1600 मीटर है, जो पूर्वी घाट की अपेक्षा उच्च है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा उच्च है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में अपन इसी के साथ अपन अंतर भी करते जाए तो अपन देखेंगे कि ऊंचाई में की आधार पर पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा क्या है, ऊंचे रहने वाले हैं। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण में बढ़ती है, उत्तर से दक्षिण में क्या करेगी, बढ़ेगी। पश्चिमी घाट के प्रमुख शिखर की बात करूँ तो अनाईमुड़ी जो 2695 मीटर और डोडा बेटा 2633 मीटर रहने वाला है। यदि आपके पास यदि बुक्स की ज़रूरत भी नहीं रहने वाली, इतने इंपॉर्टेंट नोट्स इतने तरीके से इसमें एक भी पॉइंट को मैंने मिस नहीं कर रखा है। यदि आप एनसीईआरटी के साथ अपने फ्यूचर तैयारी भी कर रहे हैं तो भी आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। पश्चिमी घाट सतत और लगातार है। पश्चिमी घाट कैसा है, सतत और लगातार है, दर्रों के द्वारा पार किया जा सकता है। और पश्चिमी घाट को दर्रों के द्वारा क्या किया जा सकता है, पार किया जा सकता है। पूर्वी घाट की मैं बात करूं तो पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। महानदी घाटी से लेकर नीलगिरी तक इसका क्या होने वाला है, विस्तार है। जब दोनों में अंतर की मैं बात करूं तो पश्चिमी घाट रहने वाला है ऊंचा, पूर्वी घाट रहने वाला ऊंचाई में कम रहने वाला है। पश्चिमी घाट लगातार है, सतत श्रृंखलाएं हैं, लेकिन पूर्वी घाट की श्रृंखलाएं सतत नहीं हैं। औसत ऊंचाई इसकी रहने वाली 600 मीटर,
उसकी ऊंचाई थी 900 से 1600 मीटर। सबसे ऊंचा शिखर इसका रहने वाला है महेंद्रगिरी, जो 1500 मीटर की ऊंचाई पे है। और इसका सबसे ऊंचा शिखर पूछे तो अनाईमुड़ी, जो 2795 मीटर होने वाला है। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेवराय तथा जावेडी की पहाड़ियाँ स्थित है। सेवराय और जावेडी की पहाड़ियाँ किसके दक्षिण पश्चिम में स्थित है? तो पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। अब कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको मैं क्लियर करता हूँ। तो इसमें एक शब्द आने वाला है दक्कन ट्रैप। क्या शब्द है? दक्कन ट्रैप। पेज नंबर 7 पर आ चुके हैं। दक्कन ट्रैप की अपन बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार में पाई जाने वाली जो मृदा है, क्या है? प्रायद्वीपीय पठार अपना जो भाग है, उसकी जो मिट्टी है, उसकी जो मृदा है, उसको अपन दक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार की जो मृदा है उसे किस नाम से जानते हैं? क्वेश्चन पूछे तो किस नाम से जानते हैं? दक्कन ट्रैप से। बहुत देखने में बहुत अजीब लगा, दक्कन ट्रैप क्या होता? तो दक्कन ट्रैप एक मृदा है जो प्रायद्वीपीय पठार में पाई जाती है। बात कर रहे हैं अपन चौथे पार्ट की, तो भारतीय मरुस्थल, जो अरावली पहाड़ी के पश्चिम किनारे पर थार का मरुस्थल जो स्थित है, अरावली पहाड़ी के जो पश्चिमी किनारे पर जो थार का मरुस्थल स्थित है, उसे अपन क्या कहेंगे? भारतीय मरुस्थल कहेंगे। नक्शे की तरफ देखिए तो क्या लाइन क्या लिखी? अरावली। यहाँ पे कौन सी पहाड़ी रहने वाली है? अरावली। अरावली के पश्चिमी किनारे पर जो ये वाला एरिया है पूरा, ये भारतीय मरुस्थल के नाम से है। इसको अपन क्या कहेंगे? थार का मरुस्थल है, इसे अपन भारतीय मरुस्थल के नाम से जानते हैं। क्षेत्र में वर्षा 150 मिमी से भी कम वर्षा होती है। और अंत में एक ऐसा एरिया भी जहाँ वर्षा देखने को नहीं मिलती है। 10 मिमी वर्षा के लगभग वर्षा भी यहाँ पे, 10 सेंटीमीटर वर्षा भी यहाँ पे एरिया वाला है। बालू के टिब्बों से ढका तरंगित मैदान कौन सा है? भारतीय मरुस्थल। शुष्क जलवायु है, वनस्पति यहाँ पे बहुत कम रहने वाली है। क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी पूछे तो कौन सी है? लूणी नदी। कौन सी नदी है? लूणी नदी रहने वाली है। बरकान अर्धचंद्राकार बालू का टीला, ए का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर है। बात करें बलकान अर्धचंद्राकार बालू का जो टीला है, ए का विस्तार बहुत अधिक यहाँ पे रहने वाला है। बात करते हैं तटीय मैदान की, तो यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर, पश्चिम में कहाँ से लेकर? अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाली खाड़ी तक इसका विस्तार रहने वाला है। तो छोटे छोटे पॉइंट के साथ अपन इसको भी कंप्लीट करते हैं। यानी इधर अपना यहाँ से लेकर ये पूरा एरिया जो इसका है वो क्या कहलाएगा? अपना तटीय मैदान कहलाएगा। प्रायद्वीपीय पठार के किनारों पर तटीय पट्टियों का विस्तार किया गया है, क्योंकि बीच में तो प्रायद्वीपीय पठार आने वाला है। नक्शे से आप आराम से समझ सकते हैं इस चीज़ को कि बीच में तो प्रायद्वीपीय पठार आने वाला है, लेकिन इसके जो किनारे हैं ये पट्टियाँ हैं, ये पट्टियाँ, इधर पठार है, इधर पानी है। तो जो बीच वाला जो पूरा तट चल रहा है ये अपना तटीय मैदान कहने वाला है। इसके बाद अपन बात करें तो पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। पश्चिमी तट या पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित, जो अरब सागर वाली तरफ की बात करें तो उसको अपन ने कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। कोंकण, कन्नड़ मैदान और मालाबार तट। कोंकण, कन्नड़ मैदान और मालाबार तट। अब मैं आपको नक्शे में एक एक चीज़ से क्लियर करवा रहा हूँ। देखो ये रहा कोंकण तट। कौन सा तट? कोंकण तट। इसके बाद में बात करूँ कन्नड़ तट, कन्नड़ तट। इसके बाद अपन बात करते हैं मालाबार तट। ये रहा मालाबार तट। कंप्लीट हो रहा है आपके? कन्फ्यूजन दूर हो रहा है? कोंकण, कन्नड़ और मालाबार तट, ठीक है। इसके बाद अपन बात करें तट का जो उत्तरी भाग वो कोंकण, जो मुंबई तथा गोवा वाले भाग में आता है। कन्नड़ मैदान की बात करूँ तो मध्य भाग, मालाबार तट की बात करूँ तो दक्षिण भाग यहाँ पर रहने वाला है। जब ये तो हो गया अरब सागर वाला एरिया। कौन सा वाला एरिया हो गया? अरब सागर वाला। इधर कौन सा सागर है? अरब सागर। अब अपन बात करेंगे बंगाल की खाड़ी की तरफ। किस तरफ? बंगाल की खाड़ी की तरफ। बंगाल की खाड़ी की तरफ बात करें तो उसको 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में? तो एक तो है कोरोमंडल तट, दूसरा है अपना उत्तरी सरकार तट। क्लियर है क्या? नोट्स में भी अपन इन चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। उत्तरी सरकार, उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है। कोरोमंडल, दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। बंगाली खाड़ी का जो विस्तृत मैदान हो चौड़ा और क्या है? समतल है। देखो यहाँ की जो बंगाली खाड़ी की बड़ी वो मुख्य नदियों की अपन बात करें तो यहाँ की नदियाँ कौन सी रहने वाली? प्रायद्वीपीय भाग में जो नदियाँ वो इसी की रहने वाली है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, इसकी नदियाँ रहने वाली है। अब अपन आगे बात करते हैं तो तटीय मैदान की एक झील आती है यहाँ पे, चिल्का झील, जो भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी
झील रहने वाली है। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील। ओडिशा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में ये स्थित है। अब अंतिम अपना एक द्वीप समूह है लक्षद्वीप। अपना द्वीप समूह है, दो द्वीप समूह अपने लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। तो अपना छठा पार्ट कौन सा रहने वाला है? द्वीप समूह है। द्वीप समूह की स्थिति की बात करें अपन तो द्वीप समूह ये तो एक भाग इस तरफ आएगा, एक भाग इस तरफ आएगा। बात करते हैं अरब सागर की ओर, तो अरब सागर में कौन सा भाग आने वाला है? इसको एक एक करते अपन क्लियर करते हैं। पहले अपन बात करते हैं लक्षद्वीप की। इसकी बात करते हैं लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप केरल के मालाबार तट के पास स्थित है। केरल के जो मालाबार तट है उसके पास क्या स्थित है? लक्षद्वीप। प्राचीन नाम इसका पूछे लक्षद्वीप का तो लकाद्वीप, मिनिकॉय तथा एमिन द्वीप इसका नाम है। लक्षद्वीप का प्राचीन नाम क्या है? लकाद्वीप, मिनिकॉय तथा एमिन द्वीप। 1973 में लक्षद्वीप इसका नाम रखा गया। पूछे लक्षद्वीप नाम कब रखा गया? 1973 में, 1973 में इसका नाम रखा गया। लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ है? कवरत्ती। यह क्या है? कावरत्ती। कवरत्ती इसका मुख्यालय कहाँ रहने वाला? लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ रहने वाला है? कवरत्ती में। ये 32 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। कितने किलोमीटर के क्षेत्र में? 32 किलोमीटर के क्षेत्र में। पादप व जंतु के बहुत से प्रकार यहाँ पे क्या है? विद्यमान है। ये अरब सागर में लक्षद्वीप हो गया। अब अपन कहाँ चल रहे हैं? बंगाली खाड़ी और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह जो बंगाली खाड़ी में स्थित है। बंगाली खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ द्वीपों की श्रृंखला है। उत्तर में अंडमान व दक्षिण में क्या है? निकोबार। उत्तर में अंडमान व दक्षिण में निकोबार। यह देश की सुरक्षा के लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। ये द्वीप विषुवत वृत्त के समीप स्थित है। विषुवत वृत्त यानी 0 डिग्री जो रेखा है, विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, उसकी क्या है? समीप स्थित है। बात करते हैं उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान को देश के अन्न भंडार कहते हैं। उत्तरी मैदान को देश का क्या कहते हैं? अन्न भंडार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। उत्तरी मैदान देश का अन्न भंडार। पठारी बाग खनिजों के भंडार। पठारी बाग क्या है? खनिजों के भंडार। भविष्य में विकास की अनेक संभावनाएं प्रदान करने वाला है। इसी के साथ अपना दूसरा चैप्टर भारत का भौतिक स्वरूप कंप्लीट हुआ है। मेरा परिचय दे दूँ तो मैं अभिषेक शर्मा और भीलवाड़ा एकेडमी से। आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और ऐसी ही वीडियो बहुत जल्द आपके सामने कंटिन्यू अपन रखने वाले हैं। एक एक चैप्टर को कंप्लीट करने वाले और इसी के क्वेश्चन आंसर भी अपन कंप्लीट करने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।